इधर आए हैं वोट का पहरा देने। इलेक्शन कमीशन से भी बात की है, यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज से भी बात करेंगे कि गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला पोलिंग स्टेशन में बंद किया जाए और यहाँ पे जो एक जाली कास्टिंग हो रही है उसको रोका जाए। और मेरी रिटर्निंग अफसर साहब से भी गुजारिश है कि यहाँ पे वो खुद भी यहाँ पे अपना आला अफसर भिजवाएं जो आके यहाँ पे हालात का नोटिस ले सके। हमारे पास इस वक्त IMF प्रोग्राम है, हम उससे निकले नहीं हैं। इस हुकूमत को IMF के पास जब जाना पड़ा, एनवायरनमेंट वो नहीं थी जो कि मेरे वक्त में, जो 2008 में मैं जब IMF गया था, इस वक्त जो एनवायरनमेंट था वो फ्रेंडली नहीं था। हमारे इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, और ऐसी कंडीशंस डाल दी जो कि जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। खतरा आ रहा है वो कोविड से आ रहा है, वरना हमारी जो है वो एक किस्म से रिकवरी शुरू हो चुकी है। दोबारा गिनती 6 मई को होगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। Rahul Gandhi, a member of an opposition party, tweeted the government allowed rather than actively help the virus reach this stage where there's no other way to stop it. The government is hell-bent on hiding the real numbers. एक और ज़िमनी इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक और मुश्किल इम्तिहान। खुशाब PP 84 में अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी सीट का दिफा करती नजर आ रही है। 3 साल माजी के हुक्मरानों की करप्शन और अपनी कारकर्दगी की दास्तानें सुनाने वाली हुकूमती जमात ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी का तसलसल कायम रखे हुए है। दूसरी जानिब कल इलेक्शन कमीशन में NA 249 के वोटों की दोबारा गिनती में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी जीत का दावा सच साबित कर पाएगी? ज़िमनी इलेक्शंस के शोर में पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम में जाने और मुआहिदे के हवाले से वज़ीर ख़जाना की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान के पास IMF का कोई मुतबादिल मौजूद था? दूसरी जानिब अगर हमसाया मुल्क भारत में कोरोना की तबाहकारियों की बात करें तो वहां रोजाना की बुनियाद पर 3 लाख से जायद केसेस सामने आ रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद की मुतअद्दिद हिदायत के बावजूद अवाम की जानिब से बेहतियाती निज़ाम सेहत पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ की सूरत में सामने आ रही है। क्या बॉर्डर के दोनों पार कोरोना SOPs को लेकर अवाम का रवैया गैर संजीदा है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालात पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का आज के प्रोग्राम में पहला सवाल है खुशाब PP 84 ज़िमनी इलेक्शन, क्या तहरीके इंसाफ एक बार फिर मुश्किल में है? आज का दूसरा सवाल है वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का ऐलान, IMF प्रोग्राम से निकल नहीं रहे, क्या पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन मौजूद था? आज का हमारा तीसरा सवाल है कराची NA 249 कल दोबारा गिनती होगी, क्या हल्के के नताइज तब्दील हो सकते हैं? आज का हमारा चौथा सवाल है भारत में मुसलसल 14वें रोज 3 लाख से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट, क्या भारतीय हुकूमत कोरोना पर काबू पाने में नाकाम हो गई है? और हमारा आज का आखिरी सवाल है मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, हुकूमत वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के लिए क्या इक़दामात कर रही है? इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आजम नज़ीर तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अब्बासी साहब, अब्बासी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। तारड़ साहब, क्या सूरत हाल नजर आ रही है खुशाब में, क्या अपनी सीट का दिफा कर लेंगे कामयाबी से आप? जी साहब बहुत शुक्रिया। अभी तक जो नताइज आ रहे हैं और मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात भी हुई है वहाँ पे जो हमारे दोस्त मौजूद हैं, अभी तक तो सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। जो मुअज़्ज़म कल्लू हैं वो काफ़ी अक्सरियत के साथ आगे हैं, क्योंकि जो ट्रेंड शुरू से आप भी TV पे देख रहे होंगे वो 15-20% आगे जा रहे हैं अपने मद्दे मुकाबले से जो PTI के उम्मीदवार हैं। और मेरे ख्याल में क्योंकि जो जनरल इलेक्शंस में ऑल्दो ये इलेक्शन टाइट हुआ था,
60,000 और 65,000 कुछ का फर्क था। 5-6 हज़ार वोटों का फर्क था 2018 के इलेक्शन में। जो मरहूम वारिस कल्लू साहब थे वो बड़े पॉपुलर हैं अपने हलके में, जितनी देर वो पॉलिटिक्स में रहे, क्योंकि वो 2002 में, 8 में, 13 में, 2018 में वही मुंतखब हुए थे वहाँ से। तो अब उनकी वफात के बाद उनके बेटे हैं जो भी पेशे के लिहाज से वकील हैं वारिस कल्लू साहब की तरह, और हल्के से मुंसलिक थे। इंशाअल्लाह उल अजीज की सीट बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से मुस्लिम लीग नून ही। सदाकत अब्बासी साहब, अब तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक तो जो सूरत हाल है वो नून लीग के हक में जाती नजर आ रही है। क्या एक और ज़िमनी इंतखाब PTI के हाथ से निकल रहा है? साहब ये हल्का यहाँ से, ये नून लीग यहाँ से जीती हुई थी। एक तो 2018 में जब PTI पूरे अपने दायरे जोबन पे थी, और नंबर 2 ये कि वो वारिस कल्लू साहब का इंतकाल हो गया था और उनके बेटे उनकी जगह पे इलेक्शन लड़े, तो एक सिंपैथी भी उनके साथ है। जबकि मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, मैं भी वहाँ खुशाब से डायरेक्टली लिंक्ड हूँ इस वक्त, मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें तो 300-400 वोटों का 15,601 नून के वोट आ रहे हैं और 15,200 हमारे वोट आ रहे हैं। तो 300-400 वोटों का फ़र्क आ रहा है जो आगे जाके किसी तरफ भी जा सकता है। तो PTI समझती है कि सीट हम इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन सीट अगर हार भी जाएं तो कम अज़ कम इलेक्शन अच्छा होना चाहिए और पता चले कि ये कोई पीपल्स पार्टी का इलेक्शन नहीं है या नून लीग का इलेक्शन नहीं है, जहाँ पे ये फंड जाके बांटते हैं, प्रेशर डालते हैं और ज़बरदस्ती इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा तशवीशनाक बात नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जब नून लीग ने फंड्स भी नहीं बांटे, कोई सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, तो नून लीग की अपनी सीट नून लीग ही उसका दिफा कर रही है। तो इसका मतलब ये कि PTI का जो बयानिया था या कारकर्दगी थी, अवाम उससे मुतासर नहीं हुए। ना नून लीग के पास फंड्स कौन से थे बांटने के लिए? आप ये कहें कि ये PTI ने एक फेयर प्ले किया कि ना वहाँ पे फंड्स बांटे, ना जाके प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ वादे किए, ना कोई वज़ीर आला वहाँ पे गए। मैं उस इलाके का प्रेसिडेंट हूँ, मैं बतौर MNA वहाँ नहीं गया, इसलिए कि हमने वो जो इलेक्शन का क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन का उसको फॉलो किया है। तो ये तारीफ़ आप PTI की करें कि हमें 200-300-400 वोटों के से हार या जीत हमारे लिए मैटर नहीं करती। हमारे लिए वो असूल मैटर करता है कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। और अभी तो रिज़ल्ट आना है, किसी तरफ भी जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 2018 में जो रिज़ल्ट था वो नून के हक में था, इनकी सीट थी। अगर ये जीते हैं तो फिर तो नॉर्मल है, अगर हम जीत जाते हैं तो फिर ये एक सदाकत अब्बासी साहब, वैसे आज सुबह से आपकी जमात के दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी और आपने भी ज़ाहिर है इसी अमर का जिक्र किया कि ये सीट नून लीग की अपनी थी, लेकिन ज़िमनी इलेक्शंस का अगर हम पैटर्न देखें तो कराची में जो हालिया अभी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा वो सीट वावडा साहब की थी। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो आपको 2 माह पहले शिकस्त का सामना करना पड़ा वो सीट भी आपने खुद जीती थी। तो आपने तो फिर अपनी सीटें भी गंवाई हैं। क्या PTI की मकबूलियत कम हो रही है अवाम में? नहीं, इसके लिए मैं आपको बताऊं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इलेक्शन है इसमें PTI ने, हमारे कुछ तंजीमी मामलात भी थे। हमने एक नौजवान था हमारा, उसको टिकट दिया था जो पहले आज़ाद लड़ा था, उसने बड़े वोट लिए थे पिछले इलेक्शन में, गुल असगर बगूर। उनको हमने टिकट दिया, उनको जब टिकट वापस हुआ तो उनका ग्रुप अलग हो गया। एक हमारा और यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार है अमजद रज़ा गुज्जर, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। तो हमारे एक समझ ले, एक हमारा कैंडिडेट नाराज़ है, एक हमारा इंडिपेंडेंट लड़ है और उसके मुकाबले में नून लीग का अकलौता उम्मीदवार है। तो मैं नहीं समझता कि कोई बयानिए की बात है। ये नहीं, ये हल्का टू हल्का आपकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स हैं। अगर हमारे तीनों उम्मीदवार इकट्ठे होते तो शायद इस वक्त हम इनसे कोई 25-30% आगे होते। अच्छा तारड़ साहब, अब्बासी साहब तो अभी भी अगर नून लीग जीत जाती है ये हल्का, तब भी नून लीग को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे जमाती मामलात थे और टिकट्स के कुछ मामलात थे। तो क्या वाकई नून लीग अपनी सीट जीत रही है? कोई बड़ी बात नहीं है ये? नहीं जी, बड़ी बात तो इसलिए होती है कि अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो रवाजन जो ज़िमनी इंतखाबात है, क्योंकि हुकूमतें डिलीवर कर रही होती हैं और लोग अमूमन बाय एंड लार्ज हुकूमत की पॉलिसीज से मुत्तफिक होते हैं तो सीट्स गवर्नमेंट को जाती हैं। बाय एंड लार्ज ये हमारी हिस्ट्री रही है। ये इस दफ़ा चेंज इसलिए आई है, ये क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन एक बात माने ना कि इनको
हाँ, सदात अब्बासी साहब अगर जाते तो उन्हें भी तदीबी कार्रवाई का सामना था। वज़ीर आला वज़ीर आज़म को अलाउड नहीं है वहाँ पे जाना। रही बात तरक्याती फंड्स की, मैं खुद उस इलाके से, मेरा पार्शली ताल्लुक सरगोदा से भी है और मेरे ये दोस्त अहबाब है मुअज़्ज़म मेरे साथ काम करते रहे हैं, मेरे ऑफिस में मेरे साथ मुंसलिक रहे हैं, तो इसलिए मैं बड़ी गहरी वहाँ पे मेरी नज़र रही है। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है बुज़दार गवर्नमेंट ने वहाँ पे फंड्स देने वाली और लोगों के काम और उनको तोड़ छोड़ करने वाली। रही बात इनके 3 उम्मीदवारों की, तो ये इनकी सियासी नाकामी है। इनको अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। ये तो सियासी बसीरत होती है कि आप अपने लोगों को साथ लेके चले, बजाय इसके कि आप उनको नाराज करें। और ये PTI में जहांगीर तरीन साहब की मिसाल ले लें, उनके साथ जो मुंसलिक MNAs हैं उनको ले लें, जो MPAs हैं उनको ले लें, तो ये टूट फूट का शिकार है। उसकी एक मिसाल मौजूदा खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन भी है कि PTI इनके अपने बकौल 3 धड़ों में तकसीम हो गई है, तो इसमें कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं। ये तो इनके लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, तो किस तरह ये आगे जनरल इलेक्शंस में चीजों को किस तरह मैनेज करेंगे। तो यही बात है। तारड़ साहब भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने भी एक जगह तकरीर करते हुए ये कहा था कि वो अक्सर सोचते हैं कि वो टिकट किसी बेहतर शख्स को दे देते या कोई ख़ास जिम्मेदारी किसी बेहतर शख्स को दे देते तो शायद नताइज मुख्तलिफ होते। तो अगर अभी PP खुशाब से वज़ीर आज़म आपसे रिपोर्ट मांगेंगे तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या पंजाब में PTI कैंपेन ठीक तरीके से नहीं कर पा रही ज़िमनी इंतखाबात की? देखिए, एक तो जो तारड़ साहब ने बात की बिल्कुल सही बात है कि कभी हुकूमतें जो है वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं हारती, बिकॉज वो हुकूमतें वो हार जिस तरह पीपल्स पार्टी नहीं हारी, वहाँ पे सर्वेज में पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पे थी, PTI और नून लीग और उसके बाद TLP और फिर, लेकिन वो इलेक्शन इसलिए वो इलेक्शन मैनेज करते हैं। और ये जो सूबाई हुकूमतें होती हैं इनके पास बड़े इख्तियार होते हैं, इंतज़ामी इख्तियार होते हैं। और जैसे मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ती थी, आपको पता अरबों रुपए, लेकिन भाई साहब अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन मैनेज ना करती तो फिर भी PTI तो ना जीती ना, दूसरे नंबर पे तो नून लीग थी, PTI तो फिर भी ना जीती अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन आपके मुताबिक मैनेज ना करती। मैं बात पूरी कर लूं, मुझे नहीं मैं जरा पूरी अगर पॉइंट मेरा जाने दें जी कि जिस तरह मोहतरमा कुलसूम साहिबा इलेक्शन लड़ी थी यहाँ पे, तो 5 अरब रुपए के फंड शहबाज शरीफ साहब ने उस हल्के में लगा दिए थे। तो ना वज़ीर आज़म जाएँ ना वज़ीर आला जाएँ, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं किया। एक तो बात यह है। दूसरी जो आपने कहा कि हमारे मैंने जो अपनी पार्टी के बारे में बताया कि जैसे हम नौशहरा में भी इलेक्शन हार गए, हमारे एक सूबाई वज़ीर जो थे वो टिकट की मुखालफत कर रहे थे। कराची में भी हमारे साथ ये मामला है। हमारी एक जमहूरी पार्टी है जिसमें लोग इमरान खान के साथ और पार्टी नज़रिए के साथ तो है, लेकिन आपस में उनके तफरका है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून लीग या पीपल्स पार्टी, ये एक खानदान है, बड़े भाई छोटे भाई भतीजे। सदाकत अब्बासी साहब, यहाँ पर ये सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा कि नौशहरा में भी आप अपनी पार्टी के इख्तिलाफात बता रहे हैं, कराची में भी पार्टी के इख्तिलाफात बता रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले रोज से अपने इख्तिलाफात में फंसी हुई है। एक जमहूरी पार्टी है। उस अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रोज़े अव्वल से अपने इख्तिलाफात का सामना करती नजर आ रही है। पंजाब में जहांगीर तरीन साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो 5 साल बाद, अब 2 साल रह गए हैं, जब आप मजीद दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तब भी ये इख्तिलाफात होंगे। देखिए, आप मुझे ज़रा जवाब प्लीज़ देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, हमें जो पिछले 30 सालों में पार्टियाँ देखी हैं ना, वो आपने देखी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके खामन, उनके बेटे, उनकी जो बच्चों की फूफी, ये आपने देखी है पार्टी। यहाँ क्या देखा? बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, उनकी बेगम, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनका भतीजा और उनका एक भांजा आबिद शेर अली, ये घर में बैठ के, किचन में बैठ के फैसले करते हैं। कोई पॉलिटिकल आदमी इनकी मुखालफत कर नहीं सकता, ये तो उसकी सियासत ख़त्म कर देते हैं। जबकि PTI में हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं, हम इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन वो इख्तलाफ एक हद तक होता है। इमरान खान और नज़रिया पे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, और इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बहुत करप्ट है, इनको कभी हमारा बंदा कोई नहीं जाएगा। रही बात जहांगीर तरीन साहब की, तो वो जो ग्रुप है वो भी ये समझता है कि जो इमरान खान साहब ने जो चीनी पे एक्शन लिया, तो माजी में तो कभी ऐसा नहीं होता था कि हुकूमती पार्टियों, वज़ीर हों, उन पे कोई केस बन सके, तो ये तो केसेस भी बन रहे हैं। लिहाजा एक हमारा ग्रुप है पार्टी के अंदर जो समझता है कि नहीं जी जहांगीर तरीन साहब साथ ज्यादती हो रही है, तो उनके साथ जो है ना वो उनको समझाने के लिए बैठाया। लेकिन जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। ये तो तारीख पहली दफ़ा रकम हो रही है कि सिटिंग मिनिस्टर्स और पार्टी के जो बिल्कुल करीबी दोस्त हैं उनके खिलाफ भी
कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं। तारिक साहब, आज क्या जो भी इंतखाबी अमल रहा दिन भर, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आज के इंतखाबी अमल से मुतमईन है PP 84 में, या जो कराची में तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ भी आपको हैं? देखिए साथ जहां तक तो पोलिंग के अमल का ताल्लुक है, कराची में भी जो पोलिंग का अमल था दिन के टाइम तक वो ठीक था, और जब रिजल्ट्स की कंसोलिडेशन की स्टेज आई तो कई पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स जो थे वो होल्ड कर लिए गए और वो रात गए तक ना मिले, वही जो डस्का में हुआ था। कराची एक डेंसली पॉपुलेटेड शहर है और उसमें उस हल्के का जो टोटल जो फासला है, दूर से दूर भी वो 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर पोलिंग स्टेशन थे जो RO का ऑफिस था। उसके बावजूद आपको याद होगा कि शहर के टाइम के ऊपर 3:30 पे 40 मिनट पे चीज़ें जो थी वो नज़र आना शुरू हुई। जो वो 25 से 35 पोलिंग स्टेशन थे उनकी समझ नहीं थी आती उनके रिजल्ट्स गए कहाँ। उनके वो व्हाट्सएप का जो सिस्टम था वो भी बैठ गया। उनके फॉर्म 46 फॉर्म 47 जो है वो इलेक्शन कमीशन को आधे से ज़्यादा हल्कों के जो है वो साइंड नहीं मिले। तो वो तो मामला बाद में बात करेंगे। बज़ाहिर खुशाब में ठीक है, अल्लाह करे अब कंसोलिडेशन भी ठीक हो जाए। तो जो रही बात जो फरमा रहे थे मेरे भाई अभी अब्बासी साहब कि ये एक जमहूरी जमात है, सारी जमातें जमहूरी होती हैं, और बाकी उन्होंने फतवा दे दिया PTI ने मुस्तकिल कि ये PTI के मौजूदगी में नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ करप्शन पे खड़ी है। आपने जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ एक्शन लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये तो बताएं कि खुसरो बख्तियार साहब, परवेज खटक साहब, महमूद खान साहब के जो नैब इन्वेस्टिगेशंस हैं वो पिछले 2-2.5 साल से पेंडिंग है। लोग जो हैं वो रिटें फाइल कर रहे हैं और नैब को डायरेक्शंस जाती हैं कि खुदारा उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, तो उनमें कोई किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं होती। तो ये बातें इस तरह नहीं है। तारिक साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तसरन, कल रिकाउंटिंग का जो भी नतीजा आएगा अगर आपके खिलाफ भी आया, क्या आप कबूल करेंगे उसे? कबूल करना चाहिए, इसलिए कि ये जमहूरियत में अगर आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, आप अपना लीगल कोर्स तो जरूर इस्तेमाल करें। मुझे इस बात से इख्तलाफ होता है कि जो भी पार्टी या जो भी शख्स इनफरादी तौर पे कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अपना कानूनी हक इस्तेमाल करता है, वो रीकाउंट या रीपोल मांगता है, वो कोई जुर्म नहीं है क्योंकि कानून ने उसको इजाजत दी है। हाँ, अदालती फैसले जब आ जाते हैं या क्वाज़ी जुडिशल फैसले आ जाए, उसकी अपील में जाना आपका हक है, लेकिन एहतजाज उस वक्त तक नहीं करना चाहिए जब तक लीगल रेमेडीज आपकी एग्जॉस्ट ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आजम रज़ी तारिक साहब और सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। दीगर इश्यूज में जिन पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ख़ज़ाना ने एक मरतबा फिर से IMF प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस हकीकत का एतराफ़ भी किया है कि IMF प्रोग्राम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस प्रोग्राम से निकला नहीं जा सकता। ये तमाम तर मौशी मामलात क्या हैं, इन पर बात करेंगे। माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कल वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बयान दिया कि IMF प्रोग्राम पर नज़रसानी करेंगे। आज वो एतराफ़ कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम मुश्किल है लेकिन निकल नहीं सकते। इस हवाले से हमारे पास कोई क्लैरिटी नजर क्यों नहीं आ रही IMF प्रोग्राम को लेकर? कि वजीर खजाना साहब एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुल्क जो है, मुल्क की मईशत जो है वो IMF के बगैर चल नहीं सकती, और वजीर खजाना साहब इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि शायद वो IMF के प्रोग्राम के साथ नहीं चल सकते। अब बड़ी अजीब सी बात है कि फरवरी के महीने में IMF के जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहलाता है, हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ फरवरी के महीने में एक एग्रीमेंट साइन किया, एक मुआहदा साइन किया। उसके बाद मार्च के महीने में IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आ, उसने पूरी रिव्यूज़ की, और फिर मार्च की 30 तारीख को हमने $500 मिलियन भी वसूल कर लिया उनसे कि हमें आपकी सारी शराइत मंजूर है। अब एक नए वज़ीर ख़जाना आए हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये प्रोग्राम जो है ये बड़ा सख्त है। वो कह रहे हैं कि जी जो हमने बिजली के हवाले से उनसे मुआहदे किए हैं वो पूरे नहीं हो सकते। वो कह रहे हैं जी कि जो रेवेन्यूज़ का टारगेट हमने उनके साथ मुआहदे में लिखा है वो पूरा नहीं हो सकता। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है आलमी दुनिया के हवाले से कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक मुआहदा साइन करती है। अब IMF का इसमें कोई रोल नहीं है कि आपके पास नया वज़ीर ख़ज़ाना आया है या नहीं आया। वज़ीर ख़ज़ाना जो है
वो मुआहदा साइन नहीं करता, हुकूमत पाकिस्तान साइन करती है। तो अगर फरवरी में अब कहा जा रहा है कि जी कोरोना है और कोरोना की वजह से इतनी सख्तियां जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जब फरवरी में स्टाफ लेवल के साथ आपने एग्रीमेंट किया था क्या उस वक्त कोरोना नहीं था? जब IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड हमारे रिव्यूज में जा रहा था क्या उस वक्त कोरोना नहीं था? मार्च की 30 तारीख को हमने सारी चीजों के ऊपर साइन करने के बाद जब $500 मिलियन रिसीव कर लिया क्या उस वक्त कोरोना नहीं था? सलीम साहब, वज़ीर ख़जाना ने भी आज सख्त शराइत का जिक्र किया है। ये कौन सी सख्त शराइत है इस प्रोग्राम की और उनकी क्या सियासी कीमत है जिसका जिक्र आज शौकत तरीन साहब भी कर रहे थे? देखिए, इसका जवाब तो वज़ीर ख़जाना साहब ही दे सकते हैं। अगर सख्त थी या नरम थी, ये इसका ताल्लुक उस मुआहदे से है जो फरवरी में हमने किया। फरवरी में हमें ये चीज़ें उठानी चाहिए थी कि जी आपकी शराइत बड़ी सख्त है, हम नहीं कर सकते। मार्च में हमें ये चीज़ें उठा लेनी चाहिए थी कि जी आपकी शराइत बड़ी सख्त है, हम नहीं कर सकते। वो कौन सी शराइत हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए था, वो किसी भी वज़ीर ख़जाना ने नहीं किया। अब नए वज़ीर ख़जाना साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो हफीज़ शेख साहब ने एग्रीमेंट साइन किया था वो दुरुस्त नहीं है। वो कह रहे हैं कि उससे पहले जो वज़ीर ख़जाना आए थे उन्होंने मईशत का बुरा हाल कर दिया है। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं हो सकता कि वो कौन सी सख्त शराइत हैं। अच्छा फ़ारूक सलीम साहब, हम माजी में भी IMF प्रोग्राम्स में जाते रहे हैं, दीगर हुकूमतों में भी, लेकिन क्या वजह है कि इस मरतबा इस प्रोग्राम को बहुत मुश्किल और पेचीदा बनाकर पेश किया जा रहा है? देखिए, बाज़ औक़ात हम मईशत को बहुत ही पेचीदा बना के पेश करते हैं और उसके जो भी पेचीदा बनाता है उसके शायद अपने अपने रीज़न्स होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो मईशत है वो बड़ी सिंपल मईशत है, उसका IMF से कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई आटे की कीमत जो है वो 35 रुपए किलो थी आज से 2.5-3 साल पहले, आज वो 70-75 हो गई, उसका कुछ करें। वो ये कहते हैं कि चीनी की कीमत जो है वो 55 रुपए थी 2.5-3 साल पहले, आज 100 से ऊपर चली गई है, उसका कुछ बंदोबस्त करें। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हम IMF से कह रहे हैं कि हमने रीनिगोशिएट करना है, ज़रूर करें, 100 दफ़ा करें, लेकिन जो अवाम के प्रॉब्लम्स हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का कोई ऐसा मामला नहीं है कि IMF क्या कर रही है या नहीं कर रही, वो आटे चीनी के चक्कर में है। तो आटे की कीमत क्या कम हो जाएगी अगर हम IMF के पास जाएं? क्या IMF से जो हमने मुआहदा किया है क्या उसके नतीजे में आटे की कीमत बढ़ी है? जो IMF से हमने मुआहदा साइन किया था फरवरी में, क्या उसके नतीजे में चीनी की कीमत बढ़ी है? तो ये IMF के मुआहदों के नतीजे में तो ना आटे की कीमत बढ़ी है ना चीनी की कीमत बढ़ी है, जो आम आदमी के मसाइल हैं। तो जवाब तो वज़ीर ख़जाना साहब को, हुकूमत को इवेंचुअली 22 करोड़ पाकिस्तानियों को देना है। असद उमर साहब IMF प्रोग्राम में जाने के हामी नहीं थे, हफीज़ शेख साहब इस प्रोग्राम में लेकर गए। अब हमाद अज़हर को ज़्यादा वक्त नहीं मिला और शौकत तरीन अब इस प्रोग्राम के मसाइल बता रहे हैं। इन चारों वज़रा के दौर में प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि हमारी मौशी सम दुरुस्त है। क्या प्राइम मिनिस्टर को हकीकत नहीं बताई जाती थी या खुद भी हकीकत अवाम से छुपाते रहे? देखिए, आप इतने अजीब किस्म के सवालात मुझसे पूछ रहे हैं जिनका जवाब रियली एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप सोचिए कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पिछले साल भर से हमें वज़ीर आज़म साहब भी ये कह रहे हैं कि हमारी मईशत के सारे इशारे जो हैं वो मस्बत हो गए हैं। अगर आपको याद हो कि मार्च 3 या 4 तारीख जिस दिन इलेक्शन था सेनेट का, हमारे जो वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त के, उनका जो इलेक्शन था सेनेट के लिए, उस दिन इतनी तारीफ़ों के पुल बांधे गए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने पाकिस्तान की मईशत के अंदर वो कमाल दिखाया है, उन्होंने ये काम कर दिखाया है और उनको हम चाहते हैं कि अगले 6 साल के लिए सेनेटर इलेक्ट करवा लें ताकि वो 6 साल के लिए इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना रहें। फिर अचानक क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद उनकी छुट्टी हो गई। अब आपने जो सवाल किया उससे जुड़े हुए और सवाल उठते हैं कि क्या वज़ीर ख़जाना को उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे हटाया जाता है कि अगर आप 10 या 15 दिन पहले एक वज़ीर ख़जाना की इतनी तारीफ़ें कर रहे थे फिर उसको हटा क्यों दिया गया? फिर आपने जो सवाल किया कि अगर वाकई में हमारी मईशत के सारे इशारे जो हैं वो मस्बत जा रहे हैं तो IMF जो है वो तो खुद से ये कहता है कि हम उन ममालिक की मदद को जाते हैं जिनकी मईशत जो है वो हस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़ी होती है।
तो अगर हमारे मैशत के पहिए, मैशत के इशारे मस्बत जा रहे हैं, तो फिर हमें IMF में जाने की क्या जरूरत थी? अगर साहब यहाँ पर एक और राय भी आती है, क्या हफीज शेख साहब का IMF प्रोग्राम में जाने का फैसला दुरुस्त था, या अगर हम पहले ही IMF प्रोग्राम में चले जाते तो क्या हालात मुख्तलिफ होते? ये असल सवाल मैं समझता हूँ ये नहीं है कि IMF में कब जाना है कब नहीं जाना। असल सवाल ये है कि हम इस्लाहात क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस्लाहात ना करने मजबूर हो जाते हैं कि हम IMF के पास चले जाएं। और फिर ये ज़हन में रखिए कि IMF सिर्फ मालियाती इदारा नहीं है, उसके सियासी मालकान है, और फिर वो सियासी गेम शुरू हो जाती है, फिर वो अपनी चीज़ें हमसे मनवाना शुरू कर देते हैं। तो असल सवाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, चाहे वो PTI की हुकूमत हो, वो PMLN की हुकूमत हो, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जो इस्लाहात हमें पता है कि हमने करनी है, हम बिजली के शोबे में इस्लाहात नहीं कर पाते। सर्कुलर डेट जो है, गर्दिशी कर्जा जो है, वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। PMLN वाले 1100 अरब का छोड़ के गए थे, अब हमें बताया जा रहा है कि आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि वज़रा साबिका हुकूमतों की मौशी पॉलिसीज़ को बारूदी सुरंगें करार देते हैं, जिनके असरात उनके मुताबिक आज भी मौजूद हैं। क्या आप समझते हैं कि 3 साल बाद भी ये एक्सक्यूजेस के माफियाज महंगाई के जिम्मेदार हैं, क्या ये दुरुस्त हैं, या शौकत तरीन साहब महंगाई में कमी कर पाएंगे आपके मुताबिक? देखिए, आपने माफियाज का नाम ले दिया, वज़ीर आज़म साहब बार बार माफियाज का नाम लेते हैं। जब आटे की कीमत 35 से 70-75 पे जाती है तो माफिया के ऊपर लगा दिया जाता है। चीनी की कीमत 55 से 100 पे जाती है तो कहते हैं माफिया ये काम कर रही है। बिजली की कीमत आप देखिए कि 3 साल पहले तकरीबन 11 रुपए का यूनिट था, अब वो 25-26 रुपए का यूनिट हो गया है। किसने किया? माफिया ने किया। अगर माफिया ये वाकई कर रही है तो आप कोई पॉलिसी क्यों नहीं बना पाते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये माफिया वाफिया कुछ नहीं है, ये फुकदान है पॉलिसीज का। हुकूमत जब पॉलिसी नहीं बना पाती, पॉलिसी बनाने में फेल हो जाती है, तो फिर वो कुर्बानी का बकरा ढूंढती है। ये जो माफिया वाफिया हैं, ये सब कुर्बानी का बकरा है कि हमने इल्ज़ाम किसको देना है। ये एग्जिस्ट देखिए, चीनी के ऊपर आप पॉलिसी बनाएं, चीनी के ऊपर आप इंपोर्ट की पॉलिसी बनाएं, चीनी के ऊपर आप एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाएं। जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रह के चीनी के ऊपर कमाई करना चाहता है, उसको पॉलिसी से उसका तोड़ निकालें, बिजली का तोड़ निकालें, बिजली की चोरी खत्म करें, आटे का तोड़ निकालें। जब आपसे तोड़ नहीं निकल पाता, जब आपसे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और माशी सूरत हाल पर अपने तज्जिए से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, गुज़श्ता ज़िमनी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज पर अदम एतमाद का सिलसिला जारी है और तमाम उम्मीदवारों की जानिब से बेज़ाब्तगियों का इंतखाबी अमल में जिक्र किया जाता है। फैफन की जानिब से भी मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया जाता रहा है मुख्तलिफ ज़िमनी इंतखाबात में, और आम इंतखाबात में भी ये बेज़ाब्तगियाँ क्या हैं, इनको कम या दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। फैफन से ही मुदस्सर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर रिजवी साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कराची में हल्का NA 249 में भी कुछ बेकायदगियों का जिक्र किया जाता रहा है, निशानदेही होती रही है, वो क्या बेकायदगियां सामने आई थी? देखिए, कराची का जो 249 का बाई इलेक्शन था वो रिलेटिवली बेहतर क्वालिटी का इलेक्शन था। उसमें हमने 143 जो इरेगुलरिटीज़ हैं इलेक्शन लॉ कोड या फिर रूल्स की, वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट की। अक्सर उसमें जो बेज़ाब्तगियाँ थीं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर की थीं, यानी कैंपेनिंग और कन्वेंसिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके कैंप्स लगते हैं वो गैर कानूनी हैं, लेकिन वो मौजूद पाए गए। कुछ जो बेज़ाब्तगियाँ तो उनको नहीं कहेंगे, जो कोविड के SOP जिस स्ट्रिक्टली कुछ जगहों पे इन्फोर्स किए गए, उसमें हमारे ऑब्जर्वर्स ने तकरीबन 11 इंस्टेंसेस रिकॉर्ड किए, डॉक्यूमेंट किए, जिसमें वोटर्स को जो मास्क लगा के नहीं आए थे वापस भेज दिया गया। इस किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं था कि अगर कोई मास्क लगा के नहीं आ रहा हो तो वहाँ पे उसे मास्क प्रोवाइड कर दिया जाए, अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कर ले। इस किस्म के लो टर्न आउट वोट्स में अगर लोगों को वापस कुछ भेजा जाता है तो हमारे तो सैंपल पर है, लेकिन उससे यकीनन किसी कैंडिडेट्स को यकीनन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वैसे ही लो टर्न आउट है और मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम है। इसके अलावा जनरली जो डिलेज आए वो शायद वोटिंग में जो हमारे ऑब्जर्वर्स के मुताबिक जो काउंटिंग के डिलेज थे उसकी बहुत बड़ी वजह एक रमज़ान का अफ्तार और वो पूरे जो इबादतें हैं और
जो पूरा एक अफ्तार का पूरा प्रोसेस होता है उसको जब आप ये जिन बेज़ाब्तियों का आप जिक्र कर रहे हैं, दीगर इलेक्शंस भी मॉनिटर किए गए हैं फाफिन की जानिब से, तो ये रेगुलेटरीज किस तरह से मुख्तलिफ थी ये बेज़ाब्तियाँ उन बेज़ाब्तियों से जो पहले भी सामने आती रही हैं? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने 2018 के इलेक्शन 2018 के इलेक्शन और उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उनमें एक चीज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखा है कि जो पोलिंग स्टाफ है उनकी बड़ी जो डिटेल ट्रेनिंग्स हैं उस पर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हमें असर नज़र आ रहे हैं। जो बेज़ाब्तियाँ ख़तरनाक किस्म की होती हैं वो बैलेट किस तरह से इशू हो रहा है, पोलिंग एजेंट्स पोलिंग ऑफिसर्स क्या वोटर का नाम पुकार रहे हैं, क्या उनके अंगूठों के निशान वोटर्स रोल पे लगाए जा रहे हैं, क्या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट की पुष्ट पे मोहर लगा रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, क्या जो फॉर्म तरतीब दिए जो फॉर्म 45-46 बन रहे हैं उन पे सिग्नेचर्स असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये संगीन किस्म की इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो पिछले इलेक्शनों में बेतहाशा होती थी। हमने देखा है कि जो बैलेट प्रोसेसिंग का पूरा प्रोसेस है वो खासा ज़ाब्ते के मुताबिक होने लगा है और ये सारे बारीक प्रोसेस, मिसाल के तौर पे काउंटर फॉइल पे 5-6 एंट्रीज होती हैं जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करनी होती हैं वोटर का बैलेट इशू करने से पहले, सिलसिला नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका अंगूठा, अपना सिग्नेचर, मोहर, ये सारी चीज़ें असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स करते जनरली नज़र आते हैं। उसमें यकीनन कुछ बेज़ाब्तगियाँ नज़र आती हैं लेकिन वो इतनी नहीं होती कि उसका कोई मटीरियल। आखिर में ये बताइएगा कि क्या जो NA 249 में रिकाउंटिंग का फैसला है ये आपके नज़दीक दुरुस्त है? मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है। लो जितने भी, बल्कि इसको इलेक्शन लॉ में कंपलसरी करना चाहिए कि लो मार्जिन का जहां पर भी मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम हो उस पर लाजमी ऑटोमेटिक रिकाउंट होना चाहिए। मैं कनाडा की मिसाल देता हूँ, 200 से कम का मार्जिन ऑफ विक्ट्री जब होता है तो पूरे हल्के का ऑटोमेटिक रिकाउंट होता है। हम भी इसी किस्म की कोई शर्त रखें कि ऑटोमेटिक, इसमें दरखास्तों में ना जाएं कि रिटर्न ऑफिसर रिजेक्ट कर दे, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक रिकाउंट में चले जाएं। लेकिन रिकाउंट में ज़रूरी ये है कि रिजेक्ट जो बैलेट हो रहे हैं यानी पोलिंग स्टेशन पे जो एक्सक्लूड फ्रॉम द काउंट बैलेट्स हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर रिव्यू करके रिजेक्ट करता है, उनका भी ऑडिट हो कि ऐसा तो नहीं है कि आज पार्टी को पड़े गए वोट किसी पोलिंग स्टेशन पे रिजेक्ट हो रहे हैं और अगर उसमें पैटर्न्स दिखें तो वहां पे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछने की जरूरत है कि यहाँ पे जो एक्सक्लूड फ्रॉम द काउंट बैलेट पेपर हुए हैं ये किसी एक कैंडिडेट को ही क्यों पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रिजवी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। बिलखुसूस भारत में कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल है। रोजाना की बुनियाद पर 3 लाख से ज़ायद केसेस सामने आ रहे हैं। मजमूई तौर पर भारत में सूरत हाल क्या है, अवाम का मजमूई रवैया क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सहाफ़ी रविंदर सिंह रॉबिन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सिंह साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर इस वक्त केसेस की सूरत हाल क्या है, क्या जो शरह है उसमें कमी दिखने में आ रही है, अभी तक बढ़ रहे हैं केसेस? जो गवर्नमेंट की फिगर है उसमें तो कम नजर आ रही है, पहले से कम, लेकिन इतनी कम नहीं है कि जिसको हम कम कह सके। अभी भी 3.5 लाख के करीब केसेस आ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली जो डेथ रेट है वो आज पिछले 24 घंटे में 3780 है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हालांकि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि जो डेथ रेट है वो कम हुआ है 1.9% के हिसाब से, लेकिन डेथ एक भी हो वो भी बहुत बुरी बात है। तो सूरत हाल अभी, जो पिछली दफ़ा आपकी हमारी बात हुई थी तब ऐसे लग रहा था कि शायद सुधर जाएंगे हालात, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली केसेस बढ़ रहे हैं और वो दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी, वहाँ पे भी जो सेकंड वेव है ये बढ़ रही है। अभी मैं एक गवर्नमेंट रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें हमारी जो प्लानिंग कमीशन है हमारे मुल्क की, उसका ये कहना है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। तो ये फियर फैक्टर भी प्रिवेल कर रहा है लोगों के। रविंदर सिंह साहब, गुज़श्ता कुछ अरसे से हम ये भी देख रहे हैं कि पॉलिटिसाइज भी ये मामला हो रहा है, बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मिस हैंडल किया है कोरोना केसेस को, इसमें किस हद तक हकीकत है? जो जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे कुछ अच्छा हो जाएगा
तो भी सेहरा उन्हीं लोगों को ही मिलेगा। अगर कुछ नहीं अच्छा होगा तो वो बुराई का सिला भी उनको लोग देंगे। तो पॉलिटिसाइज करना या पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिकल जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो राजनीति, पॉलिटिसाइजेशन और एलिगेशंस ये नेचुरल है, ये लगने ही लगने हैं। और दूसरी बात, ओवरबर्डन का हॉस्पिटल्स में होना, पिछले दिनों में ऑक्सीजन की बेशुमार किल्लत होना, फिर उसके बाद ठीक है एक समय लगा उसको सब कुछ स्ट्रीमलाइन करने में, हालांकि पूरी तरह नहीं हो पाई। बहुत सारे रविंद्र सिंह साहब, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं और रिपोर्ट्स भी हैं कि थर्ड वेव की इतलात भी हैं, तो इस संगीन सूरत हाल का क्या आवाम को इदराक है कि आवाम एहतियात कर रहे हैं? अगर आवाम पूरी तरह से एहतियात करे तो शायद ये सिचुएशन आ ही नहीं सकती। इसीलिए बार बार SOPs को मानने के लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। आपके यहाँ पे भी मैं देख रहा था, अभी इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, उसको नीले रंग से रोशनी दी गई कि जो खराज अकीदत उन लोगों को दी गई जो कोरोना वॉरियर्स है। तो बेसिकली लोगों को अवेयर करना है किसी ना किसी तरीके से। सेम ही यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रहा कि लोग सारे SOPs को समझे, माने। अगर ये सब कुछ हो जाए तो शायद इतने बदतर हालात भी ना होते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह साहब, हमें आपने वक्त दिया और भारत में मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल से आगाह किया। कोरोना से बचाव का सिर्फ एक ही हल है और वो है एहतियात। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।